presented by Classy Tones. बहुत पुराने समय की बात है। दुर्गापुर राज्य में महेंद्र नाम का एक राजकुमार राज्य करता था। वो बहुत ही घमंडी और जिद्दी स्वभाव का था। राजा की मृत्यु के बाद उसके हाथ में ही राज्य की बागडोर आ गई। तब मंत्रियों ने सोचा कि यदि राजकुमार ने राज्य की प्रजा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया तो सारी प्रजा राज्य छोड़कर चली जाएगी। राजकुमार नए नए मंत्रियों को नियुक्त करेंगे जिससे वे सभी उनके ही आदेश का पालन करेंगे। इससे हमारे प्रजा की हालत और भी दयनीय हो जाएगी। अशोक, जो कि मंत्री था, बहुत ही बुद्धिमान और चतुर था। हमेशा से वो राजा का प्रिय और बिल्कुल नौजवान था। मंत्री जी, हम अपना खजाना देखना चाहते हैं। हमें इसी समय अपने साथ ले चलिए और खजाने को दिखाइए। महामंत्री यानी अशोक राजकुमार को तहखाने में ले गए, जहाँ 7 कमरे थे और हर एक कमरे के दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था। जब मंत्रियों ने पहले दरवाजे को छोड़कर अगले दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया, तब राजकुमार बोला, पहले कमरे को आपने क्यों छोड़ दिया? महाराज, इस कमरे को रहने ही दीजिए। इसमें कोई विशेष वस्तु नहीं है। अगर इसमें कोई खास चीज नहीं है तो इस पर इतना बड़ा ताला क्यों लगाया गया है? और इस कमरे को देखने में हर्ज क्या है? महाराज, अगर इस कमरे में कोई खजाना होता तो हम आपको अवश्य ही दिखाते। यह तो बड़ी अजीब बात है। इसमें कुछ है भी नहीं और आप इसे खोलना भी नहीं चाहते हैं। मेरा आदेश है, अभी इस कमरे के ताले को खोला जाए। मैं इसे देखे बगैर आगे नहीं बढ़ूंगा। महाराज, ये आपके पिताजी की वसीयत है। उन्होंने कहा था कि इस कमरे को तब तक ना खोला जाए जब तक आपकी उम्र 40 वर्ष की ना हो जाए। इसलिए मेरी बात मानिए, इस कमरे को मत खुलवाइए। राजा ने पैर पटकते हुए कहा, मैं इस वसीयत को नहीं मानता। इस कमरे को फौरन खोला जाए, ये मेरा आदेश है। राजा की जिद के आगे मंत्री को झुकना पड़ा और उसने ताला खोल दिया। जब राजा कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि संगमरमर से बनी हुई एक बहुत ही सुंदर पत्थर की मूर्ति रखी गई है। राजा उस मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और उसे देखता ही रह गया। यह किस औरत की मूर्ति है मंत्री जी? महाराज, ये माधवपुर राज्य की राजकुमारी की मूर्ति है। लगता है वह औरत बहुत ही सुंदर स्त्री रही होगी। मेरे पिताजी ने यह मूर्ति क्यों बनवाई थी? क्षमा कीजिए महाराज, आपके पिताजी इस राजकुमारी को अपनी रानी बनाना चाहते थे, परंतु राजकुमारी अत्यंत ही शक्तिशाली जादूगरनी है। इस कारण आपके पिताजी उसे प्राप्त नहीं कर सके। अंततः उन्होंने उसकी एक मूर्ति बनवाकर अपने कमरे में रखवा दी और दिन में 2 बार आकर देखा करते थे। क्या यह राजकुमारी मुझे नहीं मिल सकती है? महाराज, उस तक पहुंचना अत्यंत कठिन कार्य है, क्योंकि अब तक कई राजा महाराजा उस राजकुमारी तक पहुंचने के लिए गए, परंतु उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। आप मेरे रिश्ते की बात लेकर आज ही माधवपुर के लिए रवाना हो जाइए। मैं 1 हफ्ते तक आपकी वापसी का इंतजार करूंगा। यदि 1 हफ्ता बीत जाने के बाद आप वापस लौटकर नहीं आए तो मैं अपनी पूरी सेना के साथ मोतीनगर राज्य पर हमला कर दूंगा और आपको आजाद करवाऊंगा। अगर उसने मुझ पर जादू कर दिया फिर क्या होगा महाराज? हमारे दरबार में वीर नाम का एक सेनापति रहता है जो जादू की विद्या जानता है। आप उसे अपने साथ ले जाइए, वो आपकी सहायता अवश्य करेगा। इसके बाद राजकुमार खजाना देखने की इच्छा छोड़कर वहीं से वापस लौट गया। इधर महामंत्री और सेनापति माधवपुर राज्य की ओर रवाना हो जाते हैं। 3 दिन सफर करने के बाद वे दोनों माधवपुर पहुंच गए। वहां नगर के द्वार पर मौजूद पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और आने का कारण पूछा। हम राजकुमारी से मिलना चाहते हैं। अगर तुम लोग राजकुमारी से मिलोगे तो अपनी जान गवा बैठोगे। क्या कहा? हम लोग अपनी जान गवा बैठेंगे? अरे नादानो, तुम लोग हमें नहीं जानते हो, हम कौन हैं? ठीक है, अंदर जाओ, फिर राजकुमारी के महल के द्वार पर रखे नगाड़े को बजा देना। फिर वो दोनों भीतर दाखिल हुए और राजकुमारी के महल के सामने पहुंच गए। मंत्री ने सामने रखे हुए नगाड़े को जोर जोर से बजाया। नगाड़े की आवाज सुनकर कुछ दासियां बाहर आई और बोली,
चलिए हुजूर, राजकुमारी जी आपका इंतजार कर रही है। वो महल के अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि राजकुमारी उस संगमरमर की मूर्ति से कई गुना अधिक सुंदर है। सुंदर चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, पतली गुलाबी होंठ, लंबे लंबे काले बाल। राजकुमारी अपनी प्यारी और सुरीली आवाज में कही, आप लोग मुझे देखने आए हैं या मुझसे विवाह करने का इरादा रखते हैं? हम लोग विवाह के इरादे से यहाँ आए हैं। तो मेरे 5 सवाल है। अगर आप लोगों ने उन 5 सवालों के सही उत्तर दे दिए तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। यदि आप लोग उत्तर ना दे पाए तो आपकी गर्दन काट कर उस पेड़ पर लटका दी जाएगी। और अगर आपने 2 या 3 सवालों के सही जवाब दिए, बाकी गलत जवाब दिए, तो मैं आपको अपनी जादू की विदा से जानवर बना दूंगी। देखिए वह सामने, तोता, मैना, वह गधा, कुत्ता, यह सब कभी इंसान थे, लेकिन मेरे सवालों का सही उत्तर ना देने के कारण जानवर बन चुके हैं। अब बताइए आपका क्या इरादा है? मैं आपके सभी सवालों का जरूर उत्तर दूंगा। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न। एक बड़ा सा पेड़ है जो सारी दुनिया पर छाया हुआ है। उस पेड़ की एक तरफ से वह काला और दूसरी तरफ से सफेद है। वह पेड़ पूरे साल में एक बार मर जाता है और फिर तुरंत ही जिंदा हो जाता है। बताओ कौन सा पेड़? मंत्री जी, वो पेड़ एक गधा हो सकता है, क्योंकि गधे की पीठ काले रंग और नीचे से उसका पेट सफेद होता है। क्या आप नशे में हैं? क्या कोई गधा भी साल भर बाद मरता है या फिर तुरंत जिंदा हो जाता है? जिस समय इस दुनिया में कोई गधा मरता होगा, उसी समय दुनिया के किसी न किसी कोने में गधे का जन्म भी होता होगा। आप कुछ देर चुप रहिए। राजकुमारी, अब आप अपने प्रश्न का उत्तर सुनिए। उस पेड़ का नाम है 1 वर्ष, यानी साल। इसके एक तरफ के पत्ते सफेद होते हैं, वो दिन है, और काले पत्ते रात। पेड़ का मर जाना मतलब साल का अंत, और फिर तुरंत जिंदा हो जाना मतलब नए साल का पहला दिन। राजकुमारी ये उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी, अब मेरा दूसरा सवाल। एक समंदर है जो सारी दुनिया को, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत को भी डुबा देता है, लेकिन एक देव है जिसका ना तो मुंह है ना हाथ है, फिर भी उसे एक बार में ही पी जाता है। बताओ वह समंदर क्या है और वह देव क्या है? वो समंदर है ओस। सुबह सुबह सारी दुनिया उसी ओस में डूबी रहती है, और वो देव है सूरज, जिसका ना मुंह है ना हाथ, फिर भी उस समंदर यानी ओस को पी जाता है। शाबाश। अब मेरा तीसरा प्रश्न सुनिए। मेरी 2 बहनें हैं और 19 दासियां हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरी आधी दासियां बड़ी बहन को मिल जाए और बाकी दासियां मेरी छोटी बहन को मिल जाए, लेकिन ध्यान रखना है किसी भी दासी को 2 टुकड़ों में ना होना पड़े और किसी को कम या ज्यादा ना मिले। मैंने इस सवाल का उत्तर ढूंढ लिया है। राजकुमारी, आप अपनी 19 दासी में मेरी एक दासी शामिल कर लीजिए। अब आपके पास कुल 20 दासियां हो गई। उनमें से 10 दासियां बड़ी बहन के पास और 10 छोटी बहन के पास चली जाएगी। इसके बाद आपकी दोनों बहनों के पास बराबर दासियां हो जाएगी। इसके बाद आप मेरी एक दासी मुझे वापस लौटा दीजिए। ये सुनकर राजकुमारी चौंक गई। उसे इस तरह के उत्तर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो सोचने लगी, अगर यह नौजवान इसी तरह से मेरे सवालों का जवाब देता रहा तो क्या मुझे इससे सच में शादी करनी पड़ेगी? अपना अगला प्रश्न पूछिए राजकुमारी। देखी हमने ऐसी रानी, आग लगे तो बरसे पानी, एक ऊंचा सा पहाड़ जिस पर कलियों की बहार, माली उसे तोड़ न सके, मालिन उसे गूंथ न सके। बताइए मंत्री जी इसका उत्तर? राजकुमारी, इस सवाल का जवाब है मोमबत्ती। मोमबत्ती ही वो रानी है जिसे आग लगाते ही पानी यानी पिघलना शुरू हो जाती है, और ऊंचा सा पहाड़ आसमान है, और कलियां सितारे। इन सितारों को ना तो माली तोड़ सकता है और ना ही मालिन गूंथ सकती है। राजकुमारी अपने सवालों का सही उत्तर सुनकर पसीने से भीग गई और मन ही मन सोची, अब क्या होगा? सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह गया है। अगर इसने उस सवाल का भी जवाब दे दिया तो मुझे इससे शादी करनी पड़ेगी। अब मुझे ऐसा सवाल पूछना पड़ेगा जिसका यह जवाब ना दे सके।
मेरा आखिरी सवाल यह है कि वह कौन सी बात है जिसे सुनकर एक बहरी लड़की भी खुश हो जाए? राजकुमारी जी, ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। लड़की चाहे कोई भी हो, वो अपनी तारीफ सुनकर जरूर खुश हो जाती है। जहाँ तक उसके बहरे होने की बात रही, तो तारीफ केवल मुंह से बोलकर नहीं की जाती। उसकी सुंदरता की तारीफ हाथ के इशारे से भी की जा सकती है। ये कहते ही महामंत्री ने हाथ के इशारे से राजकुमारी की सुंदरता की प्रशंसा कर दी। ये देखकर राजकुमारी शर्मा गई और बोली, मंत्री जी, आपकी बुद्धि की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब तो मैं आपकी दासी बन गई हूँ, क्योंकि आपने मेरे सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर मेरा मन जीत लिया। हजारों में से केवल आप ही हैं जिन्होंने मुझे पराजित किया। लेकिन राजकुमारी, मैंने आपको अपने लिए नहीं बल्कि अपने राजा महेंद्र के लिए जीता है। अब आप उनकी रानी बनेगी। नहीं, हरगिज नहीं। मेरे प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं, इसलिए आप ही मुझसे विवाह कर सकते हैं। अगर राजा ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए होते तो मैं उनसे विवाह करती। राजकुमारी, मंत्री जी तो वैसे भी आपसे दूरी बनाकर रखेंगे, क्योंकि आपके हृदय में इंसानों के लिए कोई दया नहीं है। आपने ना जाने कितने लोगों को जानवर बना रखा है। अगर यह बात है तो मैं उन्हें दोबारा इंसान बना दूंगी और आपके कहने पर उन्हें आजाद भी कर दूंगी। राजकुमारी अपनी जादुई छड़ी घुमाई और सभी कैद जानवरों को मनुष्य बना दी। राजकुमारी ने महामंत्री के कहने पर उन सभी को आजाद कर दिया। राजकुमारी, मैं चाहता हूँ आप इस जादुई छड़ी को हमेशा के लिए खत्म कर दें। ठीक है, मैं इसे जमीन में दफना देती हूँ। नहीं राजकुमारी, आप ये छड़ी वीर को सौंप दीजिए। वो इसे एक पत्थर में बांधकर समुद्र की गहराई में फेंक देगा, जिससे ये कभी किसी के हाथ नहीं लग पाएगी। राजकुमारी वो जादुई छड़ी वीर को दे दी और बोली, मैंने आपकी हर बात मान ली, अब आप मुझसे विवाह कर लीजिए। राजकुमारी, मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, क्षमा कीजिए। मंत्री जी, कृपया कुछ दिनों के लिए आप हमारे यहाँ मेहमान बनकर रहिए और इस विषय पर गहराई से विचार कीजिए। राजकुमारी उनकी एक न सुनी और अतः मंत्री और वीर को कुछ दिनों के लिए महल में ठहरा दिया। जब राजा युवराज ने देखा कि एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन ना तो मंत्री लौटा है और ना ही वीर की कोई खबर आई है, तो उसने अपनी सेना तैयार करके माधवपुर राज्य पे हमला कर दिया। राजकुमारी ने देखा कि दुश्मन देश की सेना उसके राज्य के द्वार पर आ चुकी है। उसने भी अपनी सेना को युद्ध के लिए रवाना कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध आरंभ होने ही वाला था, तभी मंत्री को ये खबर मिली। वो भागते भागते महल के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने अपने राजा को देखा तो तुरंत राजकुमारी को युद्ध रोकने के लिए बोला। इसके बाद सभी राजा के पास पहुँचे। महाराज, मैंने राजकुमारी के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन वो कहती है जिसने उनके सवालों के सही उत्तर दिए हैं वही उनसे विवाह कर सकता है। किसी और को ये अधिकार नहीं दे सकती है। नमक हराम, धोखेबाज, राजकुमारी को देखकर तेरी नीयत ही बदल गई। नहीं महाराज, यहाँ की एक एक दासी इस बात की गवाह है। मैंने तो विवाह करने से इनकार कर दिया। मैं तो केवल आपके लिए राजकुमारी से जूझ रहा था। तभी वहाँ पर वीर आ गया और उसने भी राजा को सारी बात बताई। तुम दोनों अभी मेरे साथ चलो, मैं इस राज्य को युद्ध से तबाह कर दूंगा और इस घमंडी राजकुमारी का घमंड चकनाचूर कर दूंगा। सिपाहियों ने तुरंत महामंत्री को गिरफ्तार कर लिया। फिर राजा अपनी सेना के साथ वापस लौट गए। राजकुमारी ये देखकर बहुत दुखी हो गई, क्योंकि अब उसकी अशोक से शादी नहीं हो सकी और उससे जादुई छड़ी भी छिन गई थी। आखिरकार उसने अपनी 2 विश्वासी दासियों को बुलाया और आदेश दिया, तुम भेष बदलकर राजा महेंद्र के महल में जाओ और अशोक की खबर लेकर आओ। अगर अशोक के वापस आने का कोई इरादा ना हो तो किसी भी तरह उस जादुई छड़ी को हासिल कर लेना। दासी ग्वालिन की भेष में मटकों में दही भरकर शाही महल की ओर चल दी। द्वारपालों ने उन्हें रोकने की नहीं कोशिश की। वो सीधा महल के भीतर पहुंच गई।
दासियों ने बड़ी चालाकी और बातों बातों में ये जान लिया कि राजा महेंद्र ने अशोक को नौकरों के वस्त्र पहनाकर जंगल में छोड़ दिया है और सेनापति वीर को देश से निकाल दिया गया है। पूरी सच्चाई जान लेने के बाद दासियां वापस लौट पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने सारी बात राजकुमारी को बताई। ये सुनकर राजकुमारी बेहद परेशान हुई और सोचने लगी, मैं तो सदैव अशोक जैसे चतुर और बुद्धिमान वर की तलाश में थी। ऐसा व्यक्ति जीवन भर का साथी नहीं बन सकता, जबकि महेंद्र जैसे व्यक्ति के साथ एक दिन भी गुजारना आसान नहीं होगा। मेरी जादू की छड़ी भी छिन गई है। अगर राजा महेंद्र मेरे राज्य पर हमला कर देता है तो मेरी सेना उसका सामना नहीं कर पाएगी और वो मुझे जबरन उठा कर ले जाएगा। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं आज से ही अशोक की तलाश करने जंगल में जाऊंगी। उधर सेनापति, जिसे देश से निकाल दिया गया था, वो बेबस होकर नगर नगर भटकता रहा था। उसकी जेब खाली हो गई, खाने को एक फूटी कौड़ी नहीं थी और उसने निश्चय किया कि मैं बाजार में जादू की छड़ी से इंसानों को जानवर और जानवर को इंसानों में बदलने का तमाशा दिखाऊंगा। इस तरीके से मैं सुबह से शाम तक कुछ पैसे कमा सकता हूँ। ये सोचकर वो एक बड़े बाजार में गया और चिल्लाने लगा, भाइयों, मैं कोई बड़ा जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको इंसान से जानवर और जानवर से इंसान बना सकता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप में से कोई भी मेरे सामने आइए। तभी भीड़ में से एक आदमी बाहर आता है और बोलता है, तुम मुझे ऊंट बना दो, तब मैं एक सोने की अशर्फी दूंगा। ये सुनकर वीर बहुत खुश हुआ। उसने जादुई छड़ी घुमाई और बोला, ये आदमी ऊंट बन जाए। इतना कहते ही वो आदमी सचमुच ऊंट बन गया। इस अद्भुत तमाशे को देखकर भीड़ में तालियों की चहचहाहट गूंजने लगी। तभी एक मोटा आदमी आया और कहने लगा, मुझे हाथी बना के दिखाओ। उसने फिर से छड़ी घुमाई और वो व्यक्ति भी हाथी में बदल गया। उस समय उस नगर के राजा कहीं से आ रहे थे। ये क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों लगाए हो? महाराज, ये आदमी जादू से इंसान को जानवर और जानवर से इंसान में बदल दे रहा है। मुझे लगता है कि अब तक ये जिन लोगों को जानवर बनाया है वो सब इसी के साथी होंगे। यदि ये मेरे मंत्री को शेर बना देगा तभी मैं विश्वास करूंगा कि ये एक सच्चा जादूगर है। तभी वीर ने छड़ी घुमाई और राजा के मंत्री को शेर बना दिया। वाह, बहुत खूब। अब इनको फिर से इंसान बना दो। वीर ने छड़ी घुमाई और कहा, वापस इंसान बन जाओ। लेकिन ऊंट ऊंट ही रहा, हाथी हाथी और शेर शेर ही रहा। इन सभी लोगों को इंसान बना दो। लेकिन इस बार भी कोई असर नहीं हुआ। अब वीर पूरी तरह घबरा गया। उसके बार बार छड़ी घुमाने के जोर जोर चिल्लाने से भी सभी इंसान नहीं बन पाए। राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने तुरंत वीर की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया और उन जानवरों को रस्सी से बांधकर महल की ओर ले जाने लगे। महल पहुंचकर राजा को पता चला कि जादू की छड़ी असल में माधवपुर की राजकुमारी की है और केवल वही उस छड़ी के रहस्य को जानती है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को माधवपुर भेजा ताकि वो जाकर राजकुमारी से प्रार्थना कर सके कि इन जानवरों को इंसान बना दो। जब मंत्री माधवपुर पहुँचे तो पता चला कि राजकुमारी तो राज्य छोड़कर कब की जा चुकी है। उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो निराश होकर अपने नगर लौटकर राजा को सारी बात बताई। महाराज, अब तक तो केवल एक ही उपाय बचता है। पूरे राज्य में घोषणा करवा दी जाए कि जो भी इस जादू की छड़ी का रहस्य जानता है वो आए और जानवर को इंसान बना दे। ठीक है मंत्री जी, अभी पूरे राज्य में इस बात का ऐलान करवा दीजिए। इस खबर को सुनते ही पहाड़ी पर रहने वाला जादूगर कालीनाथ घोड़े पर सवार होकर राजा के नगर की तरफ तेजी से रवाना हो रहा था। असल में वही जादुई छड़ी का असली स्वामी था। ये छड़ी उसी ने कभी राजकुमारी को दी थी और उसे जादू की
विद्या भी सिखाई थी, वो उसे हर हाल में वापस पाना चाहता था। अगले दिन कालीनाथ महल पहुंचा तो छड़ी हाथ में थामकर वो जानवरों के सामने खड़ा हो गया। उसने छड़ी को उल्टा घुमाकर बोला, फिर से इंसान बन जाओ। और देखते ही देखते तीनों प्राणी मानव रूप में लौट आए। सभी दरबारी के साथ साथ वीर भी ये तमाशा देख रहा था। उसे पल भर में ही समझ आ गया कि जादुई छड़ी को उल्टा घुमाने पर जानवर दोबारा इंसान बन जाते हैं। मांगो, क्या मांगते हो? महाराज, मुझे बस ये छड़ी दे दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सुनते ही वीर के प्राण कांप उठे। उसने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए छड़ी झपट ली और बहुत तेजी से महल के द्वार की ओर भागने लगा। सिपाहियों ने उसका पीछा किया, परंतु कोई भी उसे पकड़ न सका। जादूगर भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। आखिरकार दोनों एक जंगल में पहुँचे, जहाँ वीर ने चेतावनी दी, अगर तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे तो मैं तुझे गधा बना दूंगा। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो आजमा के देख लो। तुम गधा बन जाओ। परंतु इसका जादूगर पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। अब वीर बहुत परेशान हो गया और कहा, मैं तुम्हें ये छड़ी दे दूंगा अगर तुम ये बता दोगे कि महामंत्री और राजकुमारी इस समय कहाँ पर है और मुझे उनके पास छोड़ दो। जादूगर ने अपनी जादुई आईने में देखा कि अशोक और राजकुमारी दोनों एक ही जंगल में भटक रहे हैं और वो जंगल यहाँ से 50 मील की दूरी पर है। तुम जल्दी से मेरे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं अभी तुमको वहाँ पर पहुँचा देता हूँ। कुछ ही देर सफर करने के बाद दोनों उस जंगल में पहुँच गए। आईने की सहायता से उन्होंने राजकुमारी की तलाश की। उसकी भूख प्यास के मारे बहुत ही बुरी हालत हुई थी। वीर को देखकर राजकुमारी ने कहा, तुम्हारे मंत्री कहाँ पर है? बताओ ना मुझे। घबराइए नहीं राजकुमारी, वो भी इसी जंगल में है। हम तीनों मिलकर उन्हें तलाश कर लेंगे। हम दोनों भी यहाँ पर उसी काम से आए हैं। जादूगर ने आईने की सहायता से अशोक का भी पता लगा लिया। उसकी हालत देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू भर आए। आपकी ऐसी हालत? कुछ नहीं पूछो। इस जंगल में मैं कई बार जंगली जानवर का शिकार होते होते बचा हूँ। राजकुमारी, मुझ जैसे आदमी के लिए आप इस जंगल में क्यों भटक रही हैं? आप मुझे छोड़कर चले गए और राजा महेंद्र मेरा दुश्मन बन गया। खुद को उसके हाथों से बचाने और आपको हासिल करने के विचार में मैं अपना राज्य छोड़ दिया। मैं अपने वादे से मुंह नहीं मोड़ना चाहता। मैंने आपके सवालों का सही जवाब सिर्फ राजा के लिए ही दिया था, इसलिए आप सिर्फ उनके साथ ही जाइए। ऐसे दुष्ट राजा के लिए जिसने तुम्हारी वफादारी का इनाम तुम्हें नौकर के कपड़े पहनाकर जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दिया, इस तरह के जालिम राजा के लिए तुम ईमानदारी दिखा रहे हो। बड़े ही दुख की बात है। राजकुमारी का हाथ पकड़ो और माधवपुर की राजगद्दी पर बैठ जाओ। कालीनाथ ने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। अगर राजा महेंद्र ने आप लोगों को कोई भी तकलीफ पहुँचाने की कोशिश की या फिर माधवपुर राज्य पर हमला किया तो वो सारी जिंदगी पछताएगा। मैंने आपसे ही जादू सीखा। आप मेरे गुरु हैं। अब आप ही बताइए, मेरी एक शर्त थी कि जो मेरे 5 सवालों के उत्तर देगा मैं उससे ही शादी करूंगी। इन्होंने सवाल हल कर दिए, लेकिन यह कहते हैं कि मैं यह राजा के लिए किया था और तुम्हें राजा के साथ ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्या यह ठीक है? राजकुमारी, ये तो बिल्कुल गलत है। अशोक ने अपनी जान की बाजी लगाकर सवालों को हल किया है, इसलिए राजकुमारी से उसी की शादी होनी चाहिए, राजा महेंद्र से हरगिज नहीं। और फिर इसी तरह से समझा बुझाकर सबने अशोक को राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजी किया। फिर सभी लोग खुशी खुशी मोती नगर राज्य पहुँचे। वहाँ पर राजकुमारी को देखकर सभी दासियाँ बहुत खुश हुईं। फिर राजकुमारी ने अशोक से शादी कर ली और दूसरे दिन ही उसे राजगद्दी पर बिठा दिया। कुछ दिनों के बाद जब राजा महेंद्र को ये खबर मिली तो वो बहुत गुस्सा हुआ। जल्द से जल्द माधवपुर राज्य पर हमला करने की तैयारी करो। परंतु महाराज, 2 बातें हैं।
एक तो राजकुमारी की शादी हो चुकी है और दूसरा माधवपुर गांव एक छोटा सा राज्य है। उस पर हमला करना आप जैसे बड़े सम्राट को शोभा नहीं देगा। लेकिन मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम जल्दी से युद्ध की तैयारी करो। तीसरे दिन लंबा सफर तय करने के बाद राजा महेंद्र अशोक के पास जा पहुंचा। अशोक उसे पूरे सम्मान के साथ बैठाना चाहता था, लेकिन राजा ने राजकुमारी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आया, मुझे राजकुमारी चाहिए। अगर यह नहीं मिल सकती है तो मैं तुम्हारा सिर काट कर यहाँ से ले जाऊंगा। वहीं पर मौजूद कालीनाथ कहने लगा, राजकुमारी का हाथ आपके हाथ में देने से बेहतर है हम उसे जान से मार दें। लेकिन अगर आप अपना आधा राज्य और आधा खजाना अशोक के नाम कर दे तो आपको राजकुमारी मिल सकती है। राजा महेंद्र ने अपना आधा राज्य उसके नाम कर दिया, अपनी आधी सेना भी उसके हवाले कर दी। फिर कालीनाथ जादूगर ने राजकुमारी को बुलाया और राजा महेंद्र को सौंप दिया। महेंद्र राजकुमारी को लेकर खुशी खुशी अपने महल आ गया और कहने लगा, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करके हासिल किया है। राजकुमारी बोली, आपने बहुत ही महंगा सौदा किया है। यह क्या कह रही हो? आपने राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति को पसंद किया था, इसलिए आपने आधे साम्राज्य के बदले पत्थर की मूर्ति को ही हासिल किया है। तब उसने ध्यान से देखा तो जिसे वो राजकुमारी समझ रहा था वो असल में एक पत्थर की राजकुमारी थी, जो जादू के असर से चल रही थी और बोल रही थी। असली राजकुमारी तो अशोक के साथ ही रह गई। महेंद्र अपना सर पकड़कर रोने लगा, क्योंकि उसने अपना आधा साम्राज्य और आधी सेना को पहले ही कम कर दिया था। अब उसे राज्य पर हमला करने की भी हिम्मत नहीं हुई। वो अपनी बेवकूफी और बिना वजह की जिद पर बहुत पछता रहा था। दूसरे दिन कालीनाथ से खुश होकर अशोक ने जादूगर को एक रियासत इनाम में दे दी। वहीं वीर को भी अपना मंत्री बना लिया और ये सभी एक सुख की जिंदगी बिताने लगे। इधर महेंद्र अपनी करनी पर पछता रहा था, लेकिन वो पत्थर की राजकुमारी को हमेशा अपने कमरे में ही रखा। जय माता दी। ऐसी और भी रोमांचक कहानियाँ देखने के लिए क्लासी टून्स चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।